साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग केंद्रीय बजट 2022-23 का सार देख रहे हैं और यह जो सार है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। चूँकि ये जो बजट है आपका, ये बजट दो पार्ट में, एक बजट का भाग ए है और बजट का भाग बी है। तो बजट का भाग ए जो था उसको हम लोग एक वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग बजट का भाग बी जो है उसे देखेंगे। देखिए, बजट का जो भाग ए होता है वो क्या है, तो भाग ए बजट का माइक्रो इकोनॉमिक या समष्ट या व्यापक आर्थिक हिस्सा है। इसमें विभिन्न योजनाओं की घोषणा की जाती है और कई क्षेत्रों को निधि का आवंटन किया जाता है। इस हिस्से में सरकार की प्राथमिकताओं की भी घोषणा की जाती है। जबकि जो बजट का भाग बी है यह वित्त विधेयक से संबंधित है। इसमें आयकर संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल हैं। तो इन्हीं चीज़ों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के तहत करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भाग बी को। तो देखिए, बजट का उद्देश्य क्या होता है। बजट का उद्देश्य एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ स्थिर और पूर्वानुमानित बजट प्रणाली की नीति को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त यह कर व्यवस्था को अधिक सरल बनाएगा, करदाता के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। तो इसके तहत हम लोग कर प्रोत्साहन या राहत, टैक्स इंसेंटिव या रिलीफ की बात करें तो देखिए, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT दर और अधिभार तथा सरचार्ज में कमी की गई है। कितनी कमी की गई है, तो सहकारी समितियों की आय को बढ़ाने के लिए AMT अर्थात अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को 18.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। और वहीं अधिभार अर्थात सरचार्ज को 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यह कार्य जो है किन सहकारी समितियों के लिए किया गया है, तो ऐसी सहकारी समितियाँ जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक है। आगे बात करते हैं दिव्यांगजनों को कर राहत की बात। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है के जीवन काल के दौरान बीमा योजनाओं से वार्षिक और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम के अंशदान में समानता लाई गई है। तो देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ा करके 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ही समान कर दिया गया है। जैसा कि ये पहले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू था, अब इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन की बात। तो कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के गठन की अवधि को 1 वर्ष बढ़ा करके 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त रियायती कर प्रणाली के अधीन नवगठित विनिर्माण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन की बात करें तो निर्माण या उत्पादन को शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे 31 मार्च 2023 से बढ़ा करके 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कर प्राप्तियों की जो प्रवृत्ति दिखाई गई है GDP के परसेंटेज के रूप में, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात करेंगे, सकल कर प्राप्ति, ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट के बारे में, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट या सकल कर प्राप्ति की बात करें तो इसको यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, ये मानचित्र में देखेंगे या जो ग्राफ है इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे 2013-14 में 10.1 था, ठीक है। इसके बाद घटता है, 10% होता है और फिर इस तरीके से आप देखेंगे इसका। तो हम लास्ट में 2021-22 को देखें तो 2021-22 में जो बजट एस्टीमेट रहा है उसमें सकल कर प्राप्तियाँ कितनी रही हैं, 9.9% रही हैं। जबकि 2021-22 का रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना रहा है, 10.8% रहा है। और वहीं पर यदि 2022-23 का बजट एस्टीमेट देखें, 2022-23 का यदि आप बजट एस्टीमेट देखेंगे तो ये 10.7% रहा है, ठीक है। वहीं पे अब यदि बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की या डायरेक्ट टैक्स की, तो ये रेड लाइन से दिखाया गया। देखिए, ये जो है आप इसको फिर से 2021-22 का जो बजट एस्टीमेट रहा है कितना रहा है, 5% रहा है। जबकि 2021-22 का रिवाइज एस्टीमेट कितना रहा, 5.4% रहा है। और 2022-23 का बजट एस्टीमेट कितना रहा, 5.5% रहा है। वहीं पे अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये ग्रे कलर से दिखाया गया है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो 2021-22 का बजट एस्टीमेट कितना रहा, 4.9, और वहीं 2021-22 का रिवाइज एस्टीमेट 5.4 रहा है।
और 2022-23 का बजट एस्टीमेट कितना रहा है, 5.2% रहा जीडीपी का। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में। अब बात करते हैं रुपए या आय के सोर्स के मामले में, मतलब कहाँ से रुपया या आय आ रही है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप मैं यहाँ पे ग्राफ में देखिए, ऋण और अन्य दायित्व से 35% आता है, निगम कर से 15%, आयकर के रूप में 15% आया है, जबकि सीमा शुल्क के रूप में 5%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 7%, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के रूप में 16%, गैर कर राजस्व के रूप में 5% और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में 2% आया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक कहाँ से मिल रहा है, सबसे अधिक हमें मिल रहा है ऋण और अन्य दायित्व से 35%, और इसके बाद जो सबसे अधिक है वो है आपका जीएसटी से 16%। तो जीएसटी के बाद आपका निगम कर है, क्रम लगाने का आ जाए तो याद रखिए जीएसटी से सबसे अधिक है ऋण और अन्य दायित्व के बाद, तो जीएसटी फिर निगम कर और आयकर दोनों का सेम है। और इसके बाद आपका किसका आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आता है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रुपए या अर्जित आय का व्यय किन किन माध्यमों से होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कर और शुल्क से राज्यों का हिस्सा जो है 17% जाता है, ब्याज भुगतान के रूप में 20% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के रूप में 10%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 9%, रक्षा सेक्टर में 8%, सब्सिडी और आर्थिक सहायता के रूप में 8% और पेंशन के रूप में 4% और अन्य व्यय के रूप में 9% जो है ये खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इसमें सबसे अधिक किस में खर्च हो रहा है आपका, तो आप देखेंगे ब्याज भुगतान के रूप में सबसे अधिक 20%, इसके बाद दूसरे नंबर पर कर और शुल्क से राज्यों का जो हिस्सा होता है 17% वो आता है, तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं 15% और फिर चौथे नंबर पर वित्त आयोग और अन्य अंतरण है 10%, फिर आपका पाँचवें पोजीशन पर आपके क्या आता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और अन्य व्यय, ये दोनों सेम है 9%। इसके बाद आपका रक्षा और सब्सिडी तथा आर्थिक सहायता ये भी 8% है, ये दोनों सेम है। और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, पेंशन। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के लिए कर प्रोत्साहन के संदर्भ में। तो देखिए, निश्चित शर्तों के आधार पर निम्नलिखित को कर से राहत प्रदान की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए जो कर प्रोत्साहन योजना लाई गई है किसको दी गई है, देखिए अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से अनिवासियों की आय जो होती है, जो NRI हैं, किसी अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किए गए ओवर द काउंटर डेरिवेटिव से होने वाली आय, रॉयल्टी से आय और किसी जहाज को लीज या पट्टे पर देने से प्राप्त होने वाले ब्याज से आय, IFSC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से मिलने वाली आय। अब आगे बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति पर कराधान हेतु योजना, स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त होने वाली आय पर 30% का कर आरोपित किया जाएगा। वहीं इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिए कटौती नहीं होगी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है। वहीं लेन देन के विवरण के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की रकम के लिए 1% की दर से TDS अर्थात स्रोत पर कर कटौती देय होगा। और वहीं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को कर का भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं अधिभार और उपकर सरचार्ज और सेस की। तो देखिए, अधिभार का युक्तिकरण किया गया है कैसे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पर अधिभार लगाया जाएगा अर्थात सरचार्ज लगाया जाएगा। तो व्यक्तिगत कंपनियों और AOP अर्थात एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के बीच अधिभार अंतराल या विषमता को कम करने के लिए अधिभार की सीमा 37% से 37% से कम करके 15% कर दिया गया। यहाँ पे जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है किसको माना जाएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने हेतु जो गठित एक संघ होता है वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है। तो किसी भी प्रकार की संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार अर्थात सरचार्ज को अधिकतम सीमा को 37% से घटा करके कम करके 15% कर दिया गया है। इससे स्टार्टअप्स कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, देखिए आय और लाभ पर आरोपित
किसी भी अधिभार या उपकर को व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं होगी। मुकदमेबाजी को कम करने की भी का प्रावधान किया गया है। रिड्यूसिंग लिटिगेशन, इसके लिए क्या किया गया है, बार बार दायर की जाने वाली याचिकाओं या अपीलों को कम करने के लिए उचित मुकदमा प्रबंधन किया गया है। यदि किसी मामले में कानून उसी तरह का हो जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तो विभाग जो है अपील दायर करने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा उस कानून के संबंध में निर्णय दिए जाने तक टाल देगा। अपडेट रिटर्न की सुविधा की गई है। करदाता गलतियों में सुधार कर 2 वर्षों के भीतर आयकर रिटर्न दायर कर सकते हैं। वहीं कर चोरी की रोकथाम के लिए प्रावधान है। खोज और तलाशी और सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान अघोषित आय या राशि की प्राप्ति पर किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी। वहीं टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना अर्थात रैशनलाइजिंग टीडीएस प्रोविजंस अर्थात टीडीएस अर्थात स्रोत पर कर कटौती, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। ठीक है, टीडीएस से जुड़े लाभ एजेंट्स को मिलेंगे क्योंकि कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के चलते एजेंट्स को प्राप्त आय ही कर योग्य होती है। हित लाभ देने वाले व्यक्ति के लिए कर में राहत या कटौती प्रदान की जाएगी बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो। अप्रत्यक्ष कर की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखिए जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो सेज की का सीमा शुल्क प्रशासन पूर्ण रूप से आईटी से संचालित होगा। यह कस्टम नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा जिसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में परिवर्तन की बात। तो देखिए, सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फेसलेस कर दिया गया है। वहीं परियोजनागत आयात और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में, तो राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। इसलिए नए प्रस्ताव लाए गए हैं। ये प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनागत आयात में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। साथ ही 7.5% का औसत प्रशुल्क लगाया जाएगा। उन उन्नत मशीनरियों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है। और विशेषीकृत कास्टिंग्स, बाल स्क्रू, लीनियर मोशन गाइड पर कुछ छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। आगे बात करते हैं सीमा शुल्क में राहत और प्रशुल्क के सरलीकरण की समीक्षा। 350 से अधिक प्रस्तावित छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें कई कृषि उत्पाद, रसायन वस्त्र, चिकित्सा उपकरण और दवाएं शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क दर एवं प्रशुल्क दर संरचना सरल हो जाएगी तथा विवाद कम हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्र विशेष प्रस्ताव के सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल की। तो यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ इसके संबंध में प्रस्ताव। इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में बात करें तो पहनने वाले उपकरणों, सुने जा सकने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट मीटरों के विनिर्माण जो देश में ही होते हैं को सुविधाजनक बनाने हेतु श्रेणीबद्ध दरें तय करने के लिए सीमा शुल्क दरों में संशोधन किया जाएगा। रत्न और आभूषण के बारे में, तो रत्न व आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तराशे व पॉलिश किए गए हीरो और रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जा रहा है। और इस वर्ष जून 2022 से एक सरलीकृत विनियामकी ढांचे को लागू किया जाएगा। आगे चलते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME। तो भारत में विनिर्मित किए जाने वाले कृषि क्षेत्र से जुड़े कल पुर्जों पर दी जा रही शुल्क छूट को तर्कसंगत बनाया जा रहा है। स्टील स्क्रैप के लिए सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया गया है। स्टेनलेस स्टील और स्टील की परत वाले उत्पादों, अलॉय स्टील के घटकों व हाई स्पीड स्टील पर कुछ डंपिंग रोधी एवं काउंटर वेलिंग शुल्क को हटाया जा रहा है। निर्यात की बात करें तो झींगा जलीय कृषि के लिए आवश्यक निश्चित इनपुट्स पर शुल्क को कम किया जा रहा है। ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने हेतु शुल्क संबंधी उपाय किए गए। देखिए, गैर मिश्रित ईंधन पर, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम लोग कुछ जो प्रयुक्त शब्दावलियां हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में। ECLGS अर्थात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो देखिए, इस ECLGS आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का उद्देश्य
बैंकों, NBFC अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और अन्य ऋणदाताओं को उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण के एवज में 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करना है। इससे वे कोविड-19 महामारी से प्रभावित और अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्षरत व्यवसायों या MSME को आपातकालीन ऋण प्रदान कर सकेंगे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास योजना लाई गई है। CGTMSE सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्रक को जमानत या संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ई-विद्या के बारे में। तो इसे छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार की डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा सामग्री तक मल्टी मोड पहुंच को सुगम बनाने के लिए शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियाँ, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान, सहमति ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होंगे। वहीं आगे बात करते हैं मिशन शक्ति की। तो मिशन शक्ति ये इसका पूरा नाम है महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन। इसमें शामिल क्या है? तो इसमें संबल, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन, स्वाधार, उज्ज्वला, विधवा घर इत्यादि को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। तो यह समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS, जिसके तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना तथा राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को शामिल करने वाली यह एकल योजना है। आगे बात करते हैं मिशन वात्सल्य की, अर्थात वात्सल्य योजना की। तो इसमें बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो यह सभी के लिए आवास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और उसे किफ़ायती बनाने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना की बात करें अर्थात न्यू पेंशन स्कीम NPS की, तो यह एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त बचत योजना है। यह ग्राहकों को नियोजित बचत के लिए निश्चित अंशदान करने का अवसर प्रदान करती है। यह पेंशन के रूप में सुरक्षित भविष्य को बनाए रखने में मदद करती है। इसे पहली बार 1 जनवरी 2004 से सेवाओं में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था। बाद में मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2004 से प्रारंभ किया गया था और फिर मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीयों के लिए खोल दिया गया, भारतीय नागरिकों के लिए। आगे बात करते हैं पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना के बारे में। तो विगत वर्ष घोषित अर्थात 2021 में घोषित इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं उद्यम पंजीकरण की। तो देखिए जो कुछ प्रमुख पहल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला है उद्यम पंजीकरण। तो यह वास्तव में उद्यमियों के लिए एक स्वघोषणा पोर्टल है। इसके तहत उद्यमी अपने उद्यमों को केवल आधार संख्या के माध्यम से ही पंजीकृत कर सकते हैं। इसके साथ ही यह पोर्टल अपने आप ही व्यापार में निवेश से संबंधित पैन और GST से जुड़े विवरण को प्राप्त कर लेता है। ई श्रम की बात करें तो यह आधार के साथ जुड़ा असंगठित, ध्यान रखिएगा, असंगठित श्रमिकों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। ई श्रम पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों को ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैरियर सेवा NCS पोर्टल की। तो यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पोर्टल है। यह युवाओं की आकांक्षाओं और संबंधित अवसरों के मध्य संपर्क प्रदान करता है। साथ ही यह नौकरी की तलाश कर रहे लोगों, नौकरी देने वालों, कौशल प्रदान करने वालों, कैरियर संबंधी परामर्श प्रदान करने वालों आदि के पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। असीम पोर्टल की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है हिंदी में? आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, या इंग्लिश में है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम। तो यह एक पोर्टल है। यह बाजार की मांग के अनुरूप कुशल कार्यबल की आपूर्ति हेतु एक मंच प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्रवासियों सहित युवाओं के लिए बेहतर आजीविका के अवसर और नियोक्ताओं को तैयार कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की भी सुविधा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क की, NSQF की, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की। तो NSQF राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और सक्षमता आधारित एक फ्रेमवर्क है। यह व्यक्तियों को वांछित योग्यता का स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्षमता निर्माण आयोग की बात करें, CBC अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो भारत सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 2021 को किया गया था। CBC को भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में
मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। तो ध्यान रखिएगा, क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 2021 को। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें तो NIP वस्तुतः वित्त वर्ष 2019 से 2025 में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए एक परियोजना है। इसका उद्देश्य नागरिकों को विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करना है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष के लिए है, 2019 से 2025। परिवेश की बात करें, ये 6 नहीं, ये 7 वर्ष है। 2019 से 25 देखेंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। परिवेश की बात करें तो परिवेश का पूरा नाम क्या है? प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन इंटरेक्टिव एंड वर्चुअल एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब एक वेब पोर्टल है। इसके तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरणों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय विनियामक क्षेत्र CRZ अर्थात कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित मंजूरी की अपेक्षा वाले प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा और उनकी निगरानी की जा सकती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली की, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की। तो देखिए, यह देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक साझा, सामान्य और आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम एक एप्लीकेशन है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसने प्रारंभ किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को प्रारंभ किया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? ये देश में ही ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका विनियमन देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अलग आर्थिक विनियमों के माध्यम से किया जाता है। अब आगे बात करते हैं आर्थिक अवधारणाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं को फायरिंग बायोमास की। को फायरिंग बायोमास, तो देखिए, बायोमास को फायरिंग के तहत उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक रूप से बायोमास ईंधन के विकल्प का उपयोग किया जाता है। यह एक कुशल और स्वच्छ तरीके से बायोमास से विद्युत का उत्पादन करने का तरीका है। साथ ही यह विद्युत संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी, तो यह उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल है। इसके तहत मौजूदा वस्तुओं और उत्पादों को जब तक संभव हो साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है। इस तरीके से उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं पूंजीगत व्यय की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा मशीनरी, उपकरण, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च किए गए धन को पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसमें सरकार द्वारा भूमि जैसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने पर किया गया खर्च और निवेश भी शामिल होता है, जो भविष्य में लाभ हुआ लाभांश प्रदान करता है। अब बात करते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय की, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो इसमें राज्यों को अनुदान सहायता के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए बनाए गए प्रावधान के साथ केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय भी शामिल होता है। अब बात करते हैं वित्तीय संस्थान और अवधारणाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड। गिफ्ट जो है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। ठीक है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC क्या है? यह घरेलू अर्थव्यवस्था के क्षेत्राधिकार के बाहर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। यह सीमा पार वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है। हरित बॉन्ड की बात करें, ग्रीन बॉन्ड की, तो हरित बॉन्ड मुख्यतः निर्धारित जलवायु संबंधी या पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए एक निश्चित आय वाले लिखत होते हैं। मिश्रित निधि, ब्लेंडेड फंड्स की बात करें तो इसे हाइब्रिड निधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें स्टॉक, बॉन्ड और स्वर्ण जैसी कई अलग अलग श्रेणियों की परिसंपत्ति से निवेश भी शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं उद्यम पूंजी की, वेंचर कैपिटल की। तो वेंचर कैपिटल की बात करें तो ये क्या होता है? यह उद्यम पूंजी जो है यह निजी इक्विटी अर्थात अंशधारिता के रूप में वित्त पोषण का एक प्रकार है। इसे निवेशक द्वारा दीर्घकालिक विकास करने की क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान किया जाता है। उद्यम पूंजी या वेंचर कैपिटल आमतौर पर समृद्ध निवेशकों, निवेश बैंकों और किसी भी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है।
आगे बात करते हैं आभासी डिजिटल परिसंपत्ति वर्चुअल डिजिटल असेट वीडीए के बारे में। तो वीडीए अर्थात आभासी डिजिटल परिसंपत्ति कोई भी जानकारी, कोड संख्या या टोकन है यह। तो यहाँ ध्यान रखिए टोकन में भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है। यह क्रिप्टोग्राफिक साधनों के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह अंतर्निहित मूल्य के प्रतिनिधित्व या वादे के साथ तथा बिना प्रतिफल या प्रतिफल के साथ, तो दोनों रूप हैं, बिना प्रतिफल या प्रतिफल के साथ एक्सचेंज किए गए मूल्य का डिजिटल प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। यह किसी वित्तीय लेनदेन या निवेश में इसके इस्तेमाल सहित मूल्य के भंडार या खाते की एक इकाई के रूप में कार्य करती है, लेकिन यह किसी निवेश योजना तक सीमित नहीं है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित, संग्रहित या इनका व्यापार किया जा सकता है। इनका मूल रूप से अर्थ क्रिप्टो करेंसी या DFI, हिंदी में विकेंद्रीकृत वित्त या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं, और नॉन फंजिबल टोकन ये आते हैं आपके आभासी डिजिटल परिसंपत्ति में। आगे बात करते हैं उपकर, कराधान और शुल्क में उपकर सेस के बारे में। सेस क्या होता है? यह सरकार द्वारा किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए, तो ध्यान रखिएगा सेस और सरचार्ज में यही डिफरेंस होता है। जो सेस या उपकर होता है इसमें निर्धारित उद्देश्य के लिए लिया जाता है, जबकि सरचार्ज में कोई निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। तो सेस में क्या है? उपकर में यह सरकार द्वारा किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए कर पर, जो टैक्स होता है, टैक्स पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है, टैक्स ऑन टैक्स है। यह तब तक लागू रहता है जब तक कि सरकार को निर्धारित उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल जाता है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने हेतु शिक्षा उपकर लगाया जाता है। एंटी डंपिंग क्या होता है? तो यह एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है। ध्यान रखिएगा, संरक्षणवादी प्रशुल्क है। इसे किसी देश की सरकार द्वारा विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर तब लगाया जाता है जब उस देश को लगता है कि उस वस्तु का मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है। आगे बात करते हैं प्रतिकारी शुल्क या काउंटर वेलिंग ड्यूटी की। तो देखिए यह शुल्क का एक विशेष रूप है, ठीक है। इसे सरकार द्वारा घरेलू उत्पादकों का संरक्षण करने हेतु आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पूरे बजट 2021-22 को 2022-23 को सार रूप में यहाँ पर 2 वीडियो के तहत देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।